सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर से करवेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों स्वागत। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई कि हमारी क्लासेस चल रही हैं लाइव साइंस की। और जी वेलकम बेटा, अनीश, गोकुल, जय किशन, रजनीश, जीत, शिवांश, वेलकम टू करवेल विद मी। आई रियली थैंक यू सर। ओके ओके, सुमन जी बेटा, क्योंकि क्लास 9th की अभी क्लास थोड़ी सी लंबी चली गई थी 1 घंटे से, तो इसलिए वो थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है ना। हाँ जी, मेंटल एबिलिटी की क्लास कब से होगी? जल्दी ही होगी आरव, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी ही होगी। एक साथ सारे के सारे सब्जेक्ट्स शुरू करने से बेहतर है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, जो कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर पहले कमांड कर लें, 2-3 टॉपिक पढ़ लें, उसका मेंटल एबिलिटी भी आपकी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करें यहाँ पे कोशिका के प्रकार की। कल हमने बात करी थी कोशिका के प्रकार पे, क्योंकि कल आपकी कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, है ना। और आप जानते हैं कि टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, तो इसलिए हो नहीं पाई थी, है ना। तो इसलिए हम इसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, इसे हम कंप्लीट करेंगे मतलब। ठीक है, तो कोशिका के प्रकार की बात कर रहे थे। तो बेटा आप जानते हैं कि विकास के आधार पर, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पे, या फिर कह लीजिए उत्परिवर्तनवाद के आधार पर, इवोल्यूशन के आधार पे अगर हम बात करें, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें, तो कोशिकाएं 2 प्रकार की थी। ठीक है, एक कोशिका को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक और दूसरे को कहा जाता है यूकैरियोटिक। कल हमने अच्छे से बात करी थी इसके ऊपर कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। यहां तक हमने अच्छे से बात करी थी। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में थोड़ा सा अगर और आगे चल के बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रो का मतलब होता है बेटा प्रारंभिक, यानी कि प्रिमिटिव, प्रारंभिक। और कैरियोट का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है केंद्रक। तो वे सभी की सभी कोशिकाएं जिनमें जो केंद्रक होता है वो प्रारंभिक स्तर पर पाया जाता है, या कह लीजिए प्रिमिटिव होता है, ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया, ज्यादा विकसित नहीं हो पाया केंद्रक। तो बेटा अगर केंद्रक ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, तो ऐसी सभी के सभी कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है उसको समझिए। यू, ई और यू का मतलब होता है बेटा सुविकसित, और कैरियोटिक का मतलब होता है बच्चे क्या? केंद्रक। तो ऐसी सभी कोशिकाएं जिनका केंद्रक, जिनका कैरियोट कैसा होगा? हालांकि कैरियोन जो शब्द है, केंद्रक के लिए जो शब्द हम लगाते हैं वो कैरियोन लगाते हैं। ठीक है, और जो ओट नाम का शब्द होता है वो हम जाइगोट के लिए लगाते हैं, और ये यू नाम का शब्द सुविकसित या विकसित के लिए लगाते हैं। आप खैर जाइगोट वाली चीज अभी आप छोड़ दीजिए। वेलकम बेटा विश्वदीप। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का डीएनए कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक का डीएनए बेटा सर्कुलर होता है, छोटी, है ना, अंडाकार होता है, सर्कुलर होता है, वृत्ताकार कह सकते हैं, अंडाकार का ये ज्यादा अच्छा है। तो जो आप ये देख रहे हैं यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बेटा जो केंद्रक होता है वो बहुत ही विकसित पाया जाता है ना, यानी कि एडवांस्ड स्टेज का, काफी एडवांस न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा, केंद्रक इसमें पाया जाएगा। ठीक है, ये हमने कुछ बातें करी थी। तो मेरे ख्याल आप देख सकते हैं ये सारी की सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं मैंने नीचे लिखी भी हुई हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक प्रारंभिक अवस्था या फिर अल्प विकसित अवस्था में पाया जाता है उसे आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। और वे सभी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुविकसित अवस्था में पाया जाता है उन सभी को हम यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगली स्लाइड में हमने बात करी थी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पे। कल वाली जो क्लास है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अभी डिफरेंस कंप्लीट नहीं हुए थे इसलिए, है ना। गुड इवनिंग बेटा अनिल। तो जो यूकैरियोटिक आप देख रहे हो और जो प्रोकैरियोटिक आप देख रहे हो उसमें ध्यान से देखो। यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक काफी विकसित है, तो देखो काफी विकसित केंद्रक आपको दिख रहा है। और ये विकसित क्यों है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये रेड वाले को बोलते हैं हम केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव। और ये जो आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन, ये सब ये है आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। तो केंद्रक द्रव कोशिका द्रव में नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि ये हरे रंग की, ये हरे रंग की, आप कह लीजिए काले रंग की, ये एक क्या है? ये एक लेयर है, इसे मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। और ये केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में होती है, इसीलिए न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में नहीं मिल पाता। ठीक है, केंद्रक द्रव कोशिका द्रव में नहीं मिल पाता क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर बेटा
केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे हम केंद्रक झिल्ली या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म में नहीं जाने देती। ठीक है, और जब नहीं जाने देगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से डेवलप होगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस को डेवलप करने वाला जो द्रव है वो कौन है? वही तो न्यूक्लियोप्लाज्म है, वही तो केंद्रक द्रव है। और अगर केंद्रक प्रॉपर डेवलप होगा तो यूकैरियोटिक का एग्जांपल है। आ गया समझ में? ठीक। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है? न्यूक्लियस होगा, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होगी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर थी ना, लेकिन देखो यहां पर एब्सेंट है। और जब एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये न्यूक्लियोप्लाज्म किस में चला जाएगा? ये न्यूक्लियोप्लाज्म आपका चला जाएगा बेटा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर याद रखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि मिल चुका है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर मिल चुका है, अलग से आपको नहीं दिखेगा। केंद्रक बहुत ही लाइक उथला पुथला केंद्रक आपको इसके अंदर दिखेगा, विकसित नहीं है ना? सुविकसित केंद्रक यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेम्ब्रेन एब्सेंट है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। इसके बाद अगली स्लाइड की बात करेंगे। इसी बात को हमने अगली स्लाइड में लिखा था। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। अभी बताया मैंने आपको, अनुपस्थित होती है मतलब नहीं होती है। देखो केंद्रक झिल्ली नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर देखो केंद्रक झिल्ली है। ये ब्लू कलर की जो देख रहे हो, दिख रहा ना आपको? ब्लू कलर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये जो ग्रीन कलर की देख रहे हो ये क्या है? ये ग्रीन कलर की जो आप देख रहे हो ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, कोशिका सॉरी केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और ये केंद्रक झिल्ली होने की वजह से ये जो ब्लैक कलर का न्यूक्लियोप्लाज्म है ये बेटा किस में नहीं जा पा रहा? ये आपके साइटोप्लाज्म में नहीं जा पा रहा। और अगर नहीं जा पा रहा तो इसका मतलब क्या है? ये एकदम प्रॉपर डेवलप करेगा, है ना, विकसित होगा ये। तो ये यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली होती है बच्चा इसमें। और अगर इसके अंदर केंद्रक झिल्ली होती है तो अब आपको दिख रहा है केंद्रक प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रहा है ना, विकसित हो रहा है। लेकिन यहां पर केंद्रक झिल्ली नहीं है, इसलिए देखो केंद्रक कितना अजीब सा हो रखा है, उथला पुथला सा आपको दिख रहा है। तो यहां पर क्या है? अनुपस्थित होती है। क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं? ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि जो आप देखते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है डीएनए पाया जाता है। कोशिका में डीएनए सिर्फ दो जगह पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक न्यूक्लियस के अंदर। एक को ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियस आप देखते हैं इसे कंट्रोल रूम की संज्ञा भी दी जाती है। तो एक ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं। और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप आगे चल के देखेंगे यहां पर इस तरह से आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह दिखेगी। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको डीएनए मिलेगा। तो डीएनए सेल के सिर्फ दो ऑर्गन के पास होता है, दो ऑर्गेनलीज के पास होता है, कोशिकांगों के पास होता है। एक को न्यूक्लियस और एक को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देते हैं, आगे चल के पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ क्या समझो? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को। तो केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित यानी कि हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्ड यानी कि द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है, लिखा हुआ है। ठीक है, द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हिंदी में? सुमन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इस कोशिका के अंदर जितनी भी एनर्जी है और आपकी शरीर के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसके पीछे कोशिका का यही माइटोकॉन्ड्रिया ही रिस्पॉन्सिबल है, यही रीजन है आपके एनर्जी का। ठीक है, ठीक है। 38 एटीपी, 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, बनती है। मतलब सर 3 नंबर नहीं लोक रहा है, लोक मतलब 3 नंबर नहीं दिख रहा है, ये कह रहे हो? अच्छा, 3 नंबर नहीं दिख रहा है, भगवान लोक रहा है, मतलब कौन सी भाषा लिखते हो प्रभु, देवता, मालिक? दुई अभी दिख रहा है? दिख रहा है ना अभी? हाँ, एक बार देखता हूँ अगर ये हट पाए। वैसे हटेगा नहीं क्योंकि पीडीएफ है, मुझे लगता है नहीं हटेगा। हाँ नहीं हट रहा, लेकिन एक जुगाड़ तो हो ही सकता है। सफ़ेद है ना बोर्ड, तो कर दो इसको सफ़ेद। दिमाग बहुत है मेरे पास। अभी ठीक है, अब लिखेंगे इसको ब्लैक से ताकि तुमको दिख जाए। ये भी नहीं दिख रहा होगा ना?
यहाँ मैंने लिखा था इसमें अंडाकार डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए तो दोनों में ही होता है, एक में अंडाकार और एक में डबल हेलिकल द्विकुंडलित। ठीक है भाई। यहाँ मैंने लिखा था कोशिकाओं में द्विकुंडलित। द्विकुंडलित डीएनए। ठीक है, अभी दिख रहा है? इसमें अंडाकार। ठीक है, ये देखो अंडाकार है ना डीएनए, इसमें देखो अंडाकार डीएनए है, वृत्ताकार डीएनए है। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर डबल हेलिकल, ऐसा ऐसा डीएनए होता है इसके अंदर, डबल हेलिकल। ठीक, और इसके अंदर अंडाकार होता है। यहां तक बताओ, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो फटाफट बताओ। ठीक है, नहीं तो फिर अगले पॉइंट के ऊपर बात करें। जल्दी बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? ऋतिक वेलकम। ठीक है, जल्दी देखो और बताओ मुझे फटाफट, नहीं तो फिर आगे बात करें। बेटा वो डीएनए रेप्लिकेशन अलग होता है सुमन, वो आपको नहीं पढ़ना है ना। डीएनए चेंज होने का कारण क्या होता है, जब मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा तो भले आप मेरे को याद दिला देना, तो वहां पे एक बार बोल दूंगा आपको। ठीक है, बट अभी नहीं। सर अंडे में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं दिखाई देता है? अंडे में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं दिखाई देता? क्या बात करते हो आदर्श, कुछ भी पूछ लेते हो, कुछ भी मतलब हद करते हो यार। अंडे में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं दिखा? अच्छा, तुमको अंडे में न्यूक्लियस दिख जाता है, अंडे में तुमको राइबोसोम्स दिख जाते हैं, हैं अंडे में तुमको लाइसोसोम्स दिख जाता है, अंडे में तुमको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख जाता है, कुछ भी मतलब। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड यही है, ये जो अंडाकार डीएनए ना, इसी को प्लाज्मिड कहते हैं। लो नाम भी लिख लो। तुम लोग बेटा पता नहीं कहाँ कहाँ से, है ना। देखो, इस अंडाकार डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो देख रहे हो, ये अंडाकार डीएनए, जो यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है बेटा प्लाज्मिड। अंडाकार जो डीएनए है ना, इसका नाम भी है, ये दिखेगा आपको कलर, ब्लैक से लिखता हूँ, इसे प्लाज्मिड नाम दिया जाता है, प्लाज्मिड। ओ गॉड, ठीक है, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है, इसे द्विकुंडलित डीएनए ही कहते हैं। बट अगर आप अंडाकार डीएनए की बात करोगे तो अंडाकार डीएनए में प्लाज्मिड पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अंडाकार डीएनए पाया जाता है और इसी अंडाकार डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, वेट करो, जब तक डीएनए नहीं आएगा तब तक नहीं बताऊंगा। ठीक, कि डीएनए की खोज किसने करी थी। तुमको लगता है कि मेरे को नहीं आता, तो हाँ मेरे को नहीं आता, जाओ। ठीक, नहीं आता मेरे को। इतनी बात बेटा समझ में आ गई? एक बार यस करो फिर आगे बताऊं। अब जरा ध्यान से समझो, कह रहा हूं जब डीएनए पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा, क्यों क्यों नहीं तुमको समझ में आ रहा? सेल का एक एक पार्ट पढ़ाऊंगा, एक एक पार्ट। जितना तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हारी टीचर तुमको जितना नहीं पढ़ाएगी तब तक। ठीक है, तुमको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई, उससे ज्यादा तुमने मेरे से पढ़ रखा है। वेट तो करो। वॉटसन एंड क्रिक नाम है दो साइंटिस्ट के। ठीक है, जान लिया तुमने मेरी नॉलेज। देखो आगे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके लिए पीछे वॉटसन और क्रिक हैं, ये दो लोग हैं। चलो देखो, जब आपको दिख रहा है कि जो डीएनए है
सॉरी, ये जो न्यूक्लियस है ये प्रॉपर डेवलप नहीं है। तो जब न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, राजा प्रोटोप्लाज्म थ्योरी पिछली वाली क्लास में बता दी है, पिछली वाली क्लास जाकर देखो बेटा, ठीक है। कहीं पे भी तुम लोग चले आते हो, किसी भी टाइम पे चले आते हो और कुछ भी कमेंट कर देते हो, इसका मतलब ये है कि तुम लोग जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो, है ना। जेन्युइन स्टूडेंट वही है जो ठीक 7 बजे का क्लास है तो 7 बज के 2 मिनट या 3 मिनट तक मैक्सिमम आके ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद पढ़ाई करता है प्रॉपर, वो जेन्युइन स्टूडेंट है। ध्यान रखें, जॉनसन्स और जॉनसन्स के साथ साथ वॉटसन और क्रिक, ये तीनों साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है डीएनए की खोज में, ठीक है। सबसे पहले अगर आप बात करोगे डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी करी जॉनसन्स ने, ठीक है। और जॉनसन्स के बाद अगर हम बात करेंगे कि डीएनए का जो सैंपल है ना, उसको सबसे पहले किसने देखा, किसने बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। डीएनए का सिंथेसिस, संश्लेषीकरण सबसे पहले डीएनए का किसने किया, है ना। उसके पीछे आपके दोनों साइंटिस्ट, आपके वॉटसन और क्रिक दोनों होते हैं। वेट तो करो, कहां मना कर रहा हूं मैं कि नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा समझ, वेट कर लो भाई। जब आएगा डीएनए, जब न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, अलग से न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, तब उसमें डीएनए आएगा, डीएनए के साथ साथ आरएनए आएंगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। अब ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर कई सारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब तुमको नहीं पता थाइमीन क्या होता है, हाँ, एडेनिन क्या होता है, थाइमीन क्या होता है, तुमको अभी नहीं पता वो चीज, थोड़ा वेट तो कर लो। 4 प्रकार के होते हैं, सब कुछ पढ़ाऊंगा, क्या क्या चीजें कहाँ का क्या क्या होती हैं। चलो आगे देखो, नेक्स्ट। तो ये चीज हो गई, अब आप नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, इसी वजह से हम इस बात को समझेंगे कि बाकी जो कोशिकांग हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यार कोशिका के डेवलप होने के पीछे, ठीक है, न्यूक्लियस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर न्यूक्लियस ही नहीं है प्रॉपर तरीके से डेवलप, तो कोशिका के जो बाकी कोशिकांग हैं वो कैसे डेवलप हो पाएंगे, समझ पा रहे हैं। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते, या कह लीजिए अल्प विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। कई सारे तो होते ही नहीं है, कई सारे तो होते ही नहीं है, इस बात को भी ध्यान से समझो। हाँ, गोकुल कह रहे हैं डीएनए की खोज जॉनसन ने करी, तो बता तो दिया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रो कैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। ये डिफरेंस पूछा जाता है और एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं बार बार, ठीक है। यही तरीका है पढ़ने का और पढ़ाने का, ठीक। ऐसे ही पढ़ेंगे और ऐसे ही पढ़ाएंगे, कभी जरूरत पड़ी किसी को पढ़ाने की तो। अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझो। चौथा पॉइंट, कितने हो गए थे, 3 हो गए थे ना। चौथा पॉइंट देखो, तो क्या लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म का हिंदी क्या होता है, हिंदी कुछ नहीं होता, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम होता है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है। फ्री क्लास कब तक चलेगी, शायद आप बच्चों की डिमांड ज्यादा आ रही है तो मे भी शायद हो सकता है 1 वीक के लिए और ओपन किया हो, पता नहीं मुझे। मुझे पढ़ाने से मतलब है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, है ना। देखो, तो चौथा पॉइंट हमें क्या लिखना है उसको समझते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रो कैरियोटिक कोशिकाओं के, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग अल्प विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित मतलब प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं होते। क्यों नहीं विकसित होते, क्योंकि न्यूक्लियस ही विकसित नहीं है, केंद्रक ही विकसित नहीं है, अल्प विकसित होते हैं, ठीक है, अल्प विकसित होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, यही जो है केंद्रक वगैरह है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, इन सब की बात हो रही है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग सुविकसित होते हैं, मतलब प्रॉपर विकसित होंगे, ठीक है, सुविकसित होते हैं। ये देखो एक और आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, हैं? मतलब बिल्कुल सबर नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया तक रुक जाएं। क्या होगा तुम लोग का भाई साहब, इतने ज्यादा इम्पेशेंट लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे हैं। ऑल्टमैन ने करी थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, ऑल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने करी थी। ठीक मालिक, प्रभु, देवता, कर ली नॉलेज चेक। ऑल्टमैन नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी। क्या होगा तुम लोग का, सब चीज तुम्हें टाइम से पहले चाहिए। पांचवा पॉइंट, बेटा ध्यान समझो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी, ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। देखो समझो ध्यान से, ये है प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी राइबोसोम्स पाए जाएंगे, है ना, ये सब मान के चलो, ये हल्के फुल्के राइबोसोम्स हैं। लेकिन इनका राइबोसोम्स और जो इनका राइबोसोम है, ठीक है, मान चलो यहां पर भी कई राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो इनके राइबोसोम्स और इनके राइबोसोम्स से फर्क है, इन दोनों के ही राइबोसोम्स में फर्क है। देखो ये पूछ रहे कोशिका की खोज किसने करी, है ना, अयान पूछ रहे कोशिका की खोज किसने करी। अब मतलब मैं क्या बताऊं, क्या करूं मैं, हैं, लटक जाऊं जाके फांसी पे, लटक जाऊं, कोशिका की खोज किसने करी, ये भाई मेरे से पूछ रहे कोशिका की खोज किसने करी, क्या करूं मैं, बताओ। अरे भाई एक साइंटिस्ट तो था नहीं कोशिका को खोजने के पीछे, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, पुरानी क्लासेस देख लो यान, है ना, तो शायद आपको पता लग जाए कि कोशिका की खोज किसने करी थी। मुझे तो नहीं पता यार कोशिका की खोज किसने करी थी, मुझे, मैंने पढ़ा ही नहीं ये चीज़, मैं कहाँ से बता दूँ तुम्हें कोशिका की खोज किसने करी थी। हाँ भाई, तुम्हें पता लगे तो मुझे जरूर बताओ यार, कोशिका की खोज किसने करी थी, मेरे को तो नहीं पता, है ना, पता चल गया, बता दे भाई किसने करी थी, मेरे को भी बता दे। अयान, इस सदी का सबसे बड़ा राज खुलने जा रहा है और अयान मुझे बताने जा रहे हैं कि कोशिका की खोज किसने करी थी। भाई प्लीज बताओ, जल्दी बताओ, आई एम डाइंग टू नो द आंसर दैट हु, है ना, हु वॉज द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स हु हैज डिस्कवर्ड कोशिका। देखो भाई बता रहा है रॉबर्ट हुक ने करी थी, क्या बात है ना, भाई ने बता भी दिया, 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी, अयान बता रहे हैं। क्या बात है, मुझे नहीं पता था यार, है ना भाई, मुझे नहीं पता था। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक भाई, इन आंखों को खोलने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और आप सभी भी लिख लें इस बात को कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में करी थी। मुझे नहीं पता तो शायद आप बच्चों को भी नहीं पता होगा, और अयान ने हम सभी की आंखें खोली हैं। अयान के लिए जोरदार तालियां और बहुत बहुत बधाई अयान को इस बात को बताने के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो राइबोसोम्स हैं, है ना, तो बेटा राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो होते हैं। हालांकि राइबोसोम्स की मैं आगे चल के आपको बात बताऊंगा कि प्रोटीन के सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए राइबोसोम्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल अगर किसी को कहा जाता है तो राइबोसोम्स ही हैं। क्यों कहते हैं आगे चल के बात करेंगे। लेकिन बेटा राइबोसोम्स के भी ना दो प्रकार होते हैं, राइबोसोम्स के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है 70S प्रकार का राइबोसोम, अभी कोई नहीं पूछेगा एस क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक। दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक को कहते हैं हम 70S और एक को हम कहते हैं 80S, 70 और 80। तो जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं इनमें प्रोटीन संश्लेषण
आनंद। बेटा अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है, एक बार बताना। अभी आवाज क्लियर है? ओके, चलिए, ठीक है। तो बात करते हैं इसके ऊपर। तो जो यूकैरियोटिक होते हैं, हाँ जी, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी कि जो यूकैरियोट्स होंगे उसके अंदर जो राइबोसोम्स पाया जाएगा बेटा वो एटीएस प्रकार का होगा। ठीक है सर, साइंस का इंडिविजुअल बैच कैसे परचेज करें? बेटा एक काम करते हैं, ठीक है, एक वीडियो बनवा देंगे ऐसे जिसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। सर 5 को 705 लिखे हैं अमन, वो 5 नहीं है, वो 70S है बेटा। एस एक यूनिट है, स्वेडबर्ग। ठीक है, तुम लोग को चैन तो है नहीं, तुम लोग मान के ही पूछ के ही मानोगे, स्वेडबर्ग। ठीक है, स्वेडबर्ग ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये एस है। एस का मतलब ये एस, ये वाला स्वेडबर्ग वाला। ठीक है, तो 70S लिखा है ना कि 75 लिखा है मैंने, मतलब 70 के बाद 5 लिखा है, एस है वो अमन। ठीक है, 70S प्रकार का और 80S प्रकार का, स्वेडबर्ग नाम की एक यूनिट होती है ये। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूग्स होते हैं उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल स्वेडबर्ग के हैं इस बात को ये बताता है। अब मेरी इस बात को कोई पल्ले नहीं पड़ सकती किसी के भी पर्सन के ये पल्ले पड़ी नहीं होगी मैं क्या बोल गया, समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। ठीक, टीचर को चेक मत करो। टीचर जो यहाँ करियर पे पढ़ा रहा है ना भाई साहब, वो पहले से ही भाई बहुत प्रकार के टेस्ट देकर यहाँ खड़ा है, वरना करियर टीम किसी को भी ऐसे नहीं यहाँ पे पढ़ाने का मौका मिल देती। समझो इस बात को। ठीक है, तो कोशिकाओं में एटीएस प्रकार का एटीएस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो भी ज्यादा होता है ना, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो बेटा एटीएस प्रकार का राइबोसोम यहां पर पाया जाता है। कोई समस्या? थैंक यू मुकेश। हाँ अरीब, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को फॉर्मेट करना, इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं राइबोसोम को। बाद में पढ़ाऊंगा ना, अभी तो मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं इन दोनों में क्या क्या होते हैं। अगला पॉइंट, आगे बात करते हैं।
हाँ, साइंस का इंडिविजुअल बैच है बेटा मुकेश, बिल्कुल है। पीडीएफ भी मिलेगा। अरे मुकेश, सारे पीडीएफ मिलते हैं बेटा, एप्लीकेशन पे सारे मिलते हैं, आप देखो तो सही, है ना। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो एप्लीकेशन को। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है, कोशिका। बेटा ध्यान रखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, है ना, इनके अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक आखिरी पॉइंट हम और लिख रहे हैं इसके अंदर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर, वो क्या है उसको भी समझ लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। कितने पॉइंट लिख लिए थे हमने? 5 लिख लिए थे, छठा पॉइंट लिखेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सर बायो क्लास ऑफ क्यों है इंग्लिश मीडियम? मुझे नहीं पता अयान। सर आप बायो बता दो दिया है, मुझे नहीं पता भाई। मैं अपनी क्लास लूँ कि मैं दूसरी क्लास की भी जानकारी रखूँ कि क्यों ऑफ है और क्यों ऑफ नहीं है? यार कैसी बातें करते हो, है ना भाई। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो पता होना चाहिए आपको कि जैसे बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो हैं वो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता। बैक्टीरिया का बेटा जो केंद्रक होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं होता, और बैक्टीरिया के केंद्रक के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली है वो भी नहीं पाई जाती। इसलिए ध्यान रखेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया। इतना ही नहीं, बैक्टीरिया के भी मैं आपको एक दो तरह के और बैक्टीरिया भी बताता हूं। जैसे एक होता है, उसे हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है वो भी कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। मतलब बैक्टीरिया पूरा मान के चलो प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बात के मतलब आपको बात बताऊं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया जो है जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं, वो भी क्या है? वो भी आपका प्रोकैरियोट है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे आपका कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, वो भी आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण क्या क्या होंगे? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपके प्लांट हैं, प्लांट सेल जितनी होंगी, पादप कोशिकाएं जितनी भी हैं, वो सारी की सारी यूकैरियोट्स हैं। मनुष्य, हम सारे, हम सभी जो मनुष्य हैं, जीव जंतु जितने भी हैं, वो सारे के सारे आपके यूकैरियोट्स यानी कि सुविकसित कोशिकाओं के उदाहरण हैं, ठीक है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं जल्दी से ना। थैंक यू भाई। चलो लिखो इस बात को, उदाहरण। उदाहरण की बात करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी हैं, इस बात को भी ध्यान दो। कई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा है। दही, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसका काम होता है, वो जरूरी है, ठीक है। तो कई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी हैं और कई कई सारे जो हैं वो खराब भी हैं। जैसे जो आपका चिकन होता है, चिकन मतलब समझ रहे हैं, तो जो चूजा वगैरह होता है, जो मुर्गी वगैरह है ना, चूजा वगैरह होते हैं जो आप खाते हो, तो उसके अंदर भी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेटिकम। तो माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेटिकम आपके लिए हार्मफुल बैक्टीरिया है। तो कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान दो, ठीक है। तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी क्या क्या, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लो। आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया, ये आप ध्यान दें। आर्के बैक्टीरिया के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है पता आपको? जो साइनोबैक्टीरिया है इसी को कहते हैं एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे नाम दिया जाता है इसे, साइनोबैक्टीरिया है बैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया, लेकिन है शैवाल। बैक्टीरिया, शैवाल, एल्गे, बाद में बात करेंगे सब क्या होती हैं चीजें, है ना।
साइनोबैक्टीरिया। और इसी का नाम क्या है, इसी का नाम बता रहा हूं मैं, इसी का नाम है ये, और करके लिख लो, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल, कुछ प्रोटोजोआ वगैरह भी होते हैं तो वो सब मत लिखो अभी के लिए, आपके लिए ये जरूरी है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके ये एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या? शैवाल क्या होता है बेटा, थोड़ा वेट करो ना, अब हर चीज़ आपको नहीं बताई जा सकती। वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, शैवाल क्या होता है, कवक क्या होता है, ये ऐसी चीज़ नहीं होती कि एक एक लाइन में इसका आंसर हो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता ना बच्चे, थोड़ा तो वेट करो। कितने दिन में कोर्स खत्म होगा मुझे नहीं पता है। अब देखो ये पूछ रहे हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी, राजा पूछ रहे हैं। राजा भाई आपकी सुई कल क्या परसों से शायद प्रोटोप्लाज्म थ्योरी पे ही अटक गई है ना, मेरे ख्याल से। हद करते हो। पुरकिंजे का नाम सुना है? बताओ मुझे, पुरकिंजे का नाम सुना आपने? हम्म, यूजार्डिन का नाम सुना है आपने? तीन साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है पुरकिंजे, एक का नाम है यूजार्डिन और तीसरे का नाम है मॉल। ये तीन साइंटिस्ट मिलके प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को देते हैं। हालांकि मेन जो प्रोटोप्लाज्म है, जो आपका जीव द्रव है, उसके बारे में सबसे पहले तो पुरकिंजे ने डिस्कवरी करी, लेकिन 1835 में यूजार्डिन नाम के जो साइंटिस्ट हैं ये प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को देते हैं। समझ में आया आपको? अब आप फालतू की चीजें पूछ रहे हो, आपके सिलेबस में आना ही नहीं है कि क्या होता। मुझे पता है आप क्लास 10th के तो नहीं हो, समझ में आ रहा है, आप क्लास 10th के नहीं हो, मुझे पता है, कि अगर आप क्लास 10th के होते तो ये सवाल आपके जहन में आ ही नहीं सकता। आप जरूर कोई टीचर या कोई XYZ पर्सन है जो मुझे यहाँ पे चेक करने आए हैं। खैर ऐसे लोगों को मैं सिंपली इग्नोर करूंगा आपसे। जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट डाउट नहीं होगा, रिलेटेड डाउट नहीं होगा, मैं वो बताऊंगा ही नहीं। अब खत्म बात, सिंपल सी चीज है ना। अटक गई है भाई की सुई तब से कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। यार मुझे पता है ना क्या चीज आपको पढ़ानी है, क्या चीज नहीं पढ़ानी। हाँ, मैं आपको यहाँ पे डॉक्टर थोड़ी बनाने आया हूँ भाई, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स पास करवाने अच्छे मार्क्स से। अभी के लिए बस यही है, डॉक्टर तुमको MBBS में बनाया जाएगा जब तुम क्लास 12वीं पढ़ लोगे। ठीक है भाई, राजा जी, सब्र मिल गया होगा आपको, अब ठंडक मिल गई होगी आपको, है ना, हो गया प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, पता लग गया होगा अब आपको। आपने तो गूगल से चेक करके एक पता, मैंने तो आपको 3-3 साइंटिस्ट के नाम बता दिए। पुरकिंजे पे बात करेंगे बाद में जब प्रोटोप्लाज्म के ऊपर बात हो रही होगी। चलो खैर देखो, हाँ, इसके उदाहरण क्या क्या है उसको भी समझ लो, फिर एंड करते हैं सेशन को। इसके उदाहरण में हैं आपके जो पादप कोशिकाएं हैं, है ना, पादप कोशिकाएं, प्लांट्स। पादप कोशिकाएं हो गई, इसके अलावा जो जंतु कोशिकाएं हैं वो दोनों के दोनों इसमें आ गए। ठीक है, तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स ये दोनों के दोनों इसमें आ जाएंगी। ठीक है भाई। सर दूसरे का एग्जाम्पल तो दे तो दिया। अब जैसे हम लोग हैं, है ना, हम लोग एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस जो हैं हम एनिमल सेल्स में आते हैं। हमारी जंतु कोशिका है, वो सब क्या है, यूकैरियोट है। हम लोग एकदम वेल डेवलप्ड हमारी कोशिकाएं होती हैं, है ना। ऐसे ही जो प्लांट होते हैं आपके प्लांट सेल्स, वो सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, आरोही कह रही है अमीबा और पैरामीशियम, वो भी सारे बेटा इसी में आ जाएंगे। ठीक है, अमीबा लिखना है, पैरामीशियम लिखना है, सब इसी में लिख लो, सारे के सारे यही हैं, है ना। लिखना है लिख लो, अमीबा, यूनिसेल्युलर जितने भी हैं, है ना, अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, सारे के सारे ये सब यहीं पे आ जाएंगे। पैरामीशियम है, मतलब जितने भी हैं वो सब यहीं पर आ गए, है ना। पैरामीशियम है, यूनिसेल्युलर है ये, है ना, मतलब जिनमें जिनका पूरा का पूरा शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, है ना, एक कोशिकीय कहते हैं इन्हें। अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ये सारे के सारे कवक हैं, है ना, कई प्रकार के कवक हो गए, कई प्रकार के शैवाल हो गए। ठीक है, यानी कि फंगस और एल्गे हो गए, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम लो लिख लो। प्लाज्मोडियम कुछ डिफरेंट चीज़ होती है, अब अभी नहीं बता रहा अब क्या होती है। प्लाज्मोडियम इज डिफरेंट। ठीक है,
और कुछ? तो आपका जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, ये 5 पेजेस में हमने डिफरेंस पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा डिफरेंस समझ में अब आ गया होगा कि क्या क्या है। इतना लिख दोगे तुम्हारे टीचर खुश हो जाएगी, ठीक है, और तुमको बढ़िया से नंबर दे देगी। ठीक है भाई। तो इतनी स्लाइड्स में हमने 5 स्लाइड्स में पढ़ लिया हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक भाई, क्लियर। 1835 में दी थी थ्योरी, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी 1835 में दी थी यूजार्डन ने। ठीक है, और इसके अलावा पुरकिंजे ने भी प्रोटोप्लाज्म की, पहले तो प्रोटोप्लाज्म के ऊपर बात आई थी कि आखिरकार जीव द्रव है क्या। ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिल के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो ये सबसे पहले पुरकिंजे ने बताया था। राइबोसोम्स क्या है मन पूछ रहे हैं, वेट करो भाई, बाद में बताऊंगा। प्रोटीन की जो सिंथेसिस है, प्रोटीन का जो संश्लेषण है या प्रोटीन की फॉर्मेशन में राइबोसोम का काम होता है, बाद में पढ़ाऊंगा क्या होते हैं। ठीक है, राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, 70S और 80S, सब कुछ बाद में। एस का मतलब स्वेटबर्ग कांस्टेंट होता है वो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, है ना। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स विद योर पेरेंट्स एज वेल, है ना। ध्यान रखिए भाई अपना, पढ़ते रहिए और अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गुड नाइट, गुड बाय।